वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लासेस। और आज का अपना जो वीडियो है वो अपने अधिकार के बारे में जब पढ़ रहे थे तो अधिकार का जो फर्स्ट पार्ट था तो वो इस चैनल पर उपलब्ध है। आज अपना अधिकार के संदर्भ में सेकंड पार्ट है, क्योंकि इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट अपने फर्स्ट जो इसका पार्ट होता है उसमें बता दिया था कि अधिकार कौन से अनुच्छेद के कौन से भाग के अंदर हैं, और इसके बाद बताया था कौन कौन से अधिकार है। तो अब हम उसको विस्तार से यहाँ पे समझ रहे हैं अधिकारों के बारे में। तो देखिए, मौलिक अधिकार। अब भैया आप ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं। मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं कि क्योंकि ये हमारे संविधान के द्वारा हमें प्रदत्त किए गए हैं। और मूल रूप में जब संविधान बना इस तरह से ये जो अधिकार हैं वो संविधान बनने से ही हमें प्राप्त हो गए थे, तो ये मौलिक अधिकार हैं। अब मौलिक अधिकार टोटल हमें कितने हैं प्राप्त हैं? 6। कितने प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। और जो एक अधिकार जिसको हटा दिया गया था, वो अधिकार जो हटा दिया गया था संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना, वो 44वें संविधान संशोधन 1978 को हटा दिया गया था। इस वजह से अभी वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो 6 है। हम इसको ही यहाँ पे कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, और ये आपको ध्यान रखना है कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं, ठीक है ना, वे जो अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों के अंदर की है हम पढ़ेंगे। यानी 12 से लेके 35 तक का जो वर्णन है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और पूछ ले कि कौन से भाग में है मौलिक अधिकारों का जो वर्णन किया गया है वो कौन से भाग में है, तो भाग 3 भाग है। संविधान का तीसरा भाग है वो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार से संबंधित है। समझ में आ गया ना। तो अब पढ़ते पढ़ते ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे जिसको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला अपना जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। और ये आपको ध्यान रखना है, समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद जो है, ठीक है ना, अनुच्छेद 14 से लेके 18, 14 से लेके 18 अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम समझना है कि समानता, जो समानता का जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 14 से लेके 18 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अब इसमें हम बारी बारी समझ लेते हैं। तो देखिए, हम समझेंगे अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। अनुच्छेद, अब समानता के अंदर तो आगे टोटली ये जो अनुच्छेद है वह समानता से जुड़े हुए हैं। अब इसमें भी आपको समझना है कि अनुच्छेद 14 है वो है कानून के समक्ष समानता। आप याद रखेंगे, कानून के समक्ष समानता, ये इंपॉर्टेंट है। ये अनुच्छेद किस में दिया हुआ है? अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है कि कानून, संविधान द्वारा एक ऐसी व्यवस्था बनाई दी गई है कि कानून सभी के लिए समान है और सभी कानून का समान रूप से पालन करेंगे। कानून के द्वारा सभी को समान रूप से सुरक्षा दी जाएगी। यानी हम कानून के समक्ष समान हैं, समान रूप पे, तो कानून भी हमारे लिए समान व्यवस्था करेगा, ठीक है ना। जैसे अपने किसी की बड़ी सेलिब्रिटी बात करें, सलमान खान की बात करें, आपने किसी के नॉर्मल व्यक्ति की बात करें, अगर दोनों ने एक ही दंड, मतलब एक ही कानून का उल्लंघन किया है, दोनों को समान दंड मिलेगा। और ये समान कानून की जो विधि की प्रक्रिया अपनाई गई है वह अनुच्छेद 14 के द्वारा अपनाई गई है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसी तरह नेक्स्ट जब हम बात करें तो नेक्स्ट दूसरा जो अपना आ जाता है वो है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15, और ये आप ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 15 में हम बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि समानता का मतलब ये बताया कि भाई पहले क्या था, भेदभाव था। इस भेदभाव को दूर करने के लिए, जो राजा महाराजा अंग्रेजों के समय जो भेदभाव था उसको दूर करने के लिए कानून की व्यवस्था सभी के लिए समान, कानून में सभी के लिए समान है और समान संरक्षण किया जाएगा, इसलिए इस अधिकार को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम जस्ट अब आगे देखेंगे जो अनुच्छेद 15 है वो किससे संबंधित है। और ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 15 के अंदर ये प्रश्न आता रहता है कि भाई अनुच्छेद 15 है वो किससे संबंधित है, तो आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 15, ठीक है ना। यानी पूरी तरह का सबसे भेदभाव मिटाना है। जैसे हम मान लेते हैं जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है ना। तो जैसे आप जितने भी पता है कि भाई ये भेदभाव हो सकते हैं उन सभी, यानी स्थान आदि
या हम कहेंगे सभी प्रकार के भेदभाव का निषेध। क्या है? निषेध। यानी एक तरह से सभी को समान दर्जा देना। समाज में भले कोई भी रह रहा है, भले किसी भी अगर कोई नीची जाति का रह रहा है, कोई स्वर्ण जाति का है, तो सभी के लिए समाज है वो बराबर है। और समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान, ठीक है ना, या इसके अलावा जो जितने भी तरह के भेदभाव होते हैं धर्म के आधार पर या जो भी है, तो उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यही कहलाता है अनुच्छेद 15 यानी समानता का अधिकार का। अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का समाज में या उसने देश में उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यही जो यहाँ पे कहा गया है वो हो जाता है अनुच्छेद 15। अब अनुच्छेद 16 क्या है तो वो आप ध्यान रखिए। अनुच्छेद 16 ध्यान रखेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट है। जैसे वर्तमान में आपने देखा है कि जो नौकरी की जो व्यवस्था होती है तो वो राज्य के द्वारा जो नौकरी जो आती है, जैसे वैकेंसी निकलती है, वो सभी के लिए बराबर हक होता है, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है। राज्य के अधीन यानी राज्य के द्वारा जो जितनी वैकेंसी आती है वह नौकरियों का समान अवसर, यानी राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आप इसको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे कोई भी वैकेंसी आ रही है तो उस वैकेंसी में ऐसा नहीं कि भाई ये वाला व्यक्ति बंदा फॉर्म नहीं भर सकता, मतलब योग्यता है। जैसे वही कहा गया है कि भाई इतनी योग्यता जिस भी व्यक्ति के है, जैसे बीएड किया हुआ है या बीएसटी से किया हुआ है तो वो रीट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसका मतलब कोई व्यक्ति है जो योग्य है लेकिन फिर भी वो फॉर्म नहीं भर सकता किसी जाति या किसी वंश ऐसे आधार पर, तो नहीं, जो इस राज्य का एक नागरिक है उसे पूरी तरह से ये उस राज्य के द्वारा अधीन जो नौकरी है उसमें उसे भाग लेने का या नौकरी प्राप्त करने का पूरा अवसर दिया जाएगा। तो यही अनुच्छेद 16 कहता है, राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर, यानी समान अवसर है वो प्राप्त होना, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 16 है वह कहता है कि राज्य के अधीन जो सार्वजनिक मतलब नौकरियां हैं वह उन सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होगी जो उस नागरिक के हैं, बिना किसी भेदभाव के, भाई वो किसी जाति या किस वंश से हैं। आगे देखिए, अब आ जाता है अनुच्छेद 17 और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है, या सीधा कहेंगे अस्पृश्यता का अंत या अस्पृश्यता का उन्मूलन। पहले जैसे आपको पता है कि एक समझा जाता है कि ये जाति छुआछूत है, मतलब ये जाति बहुत नीचे कैटेगरी की वर्ग की है, इसलिए ये समाज में नहीं आना चाहिए या समाज में कहीं भी इसको शामिल नहीं करना चाहिए। तो ये एक तरह से भेदभाव हुआ करता था, क्योंकि नॉर्मली ये सबको पता है। क्योंकि नॉर्मली पता होने का मतलब ये है कि जैसे अगर वो नीची जाति का है जिसको अशुद्ध माना जाता है, लेकिन अगर वो और जो हाई प्रोफाइल है समाज का, उन दोनों का ब्लड चेक करें तो एक ही होता है। जब ब्लड एक ही है तो ये भेदभाव क्यों? समाज या मतलब संविधान ने कहा कि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो पहले राजा महाराजाओं के समय से कुछ जातियों को नीचा समझा गया और इस वजह से वे पीछे रह गई, तो अब संविधान ने कहा कि सभी का इस देश में बराबर हक है, तो इसलिए सभी को बराबर हक दिया जाना चाहिए। तो इसीलिए जो कुछ जातियां हैं जिनको शोषण का शिकार होना पड़ा था, उनके संरक्षण के लिए क्या अनुच्छेद कौन सा बना है? अस्पृश्यताओं का उन्मूलन, ताकि कोई भी इस तरह की समाज में भेदभाव की व्यवस्था नहीं करे। इसलिए इसको एक तरह से कानूनी संरक्षण दिया, संविधान का संरक्षण दिया गया, और ऐसा कोई करता हो तो कानूनी दंड दिया जाएगा। तो ये होता है अस्पृश्यताओं का अंत, और ये महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रश्न आता रहता है कि कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यताओं का अंत करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट होता है और इसको ध्यान रखना है। नागरिक संरक्षण अधिनियम, अब ये ध्यान रखेंगे, एक 1955 में इससे संबंधित कानून बनाया था, वो था अस्पृश्यताओं का
अंत, ठीक है ना। मतलब ये संविधान में शामिल किया गया, इसके साथ ही साथ इसको एक कानून का रूप दिया गया ताकि जहाँ पर भी हो इसका संरक्षण हो सके, और साथ ही साथ इसको वापस संशोधित किया गया और संशोधित करके इसका नाम कर दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को चेंज कर दिया गया था। तो इस तरह से ये जो एक्ट है वो धीरे धीरे बदलते रहे, लेकिन ये ध्यान रखना कि अस्पृश्यता का अंत एक कानून बना था वो 1955 में बना था, इसके बाद वापस चेंज हुआ और 1995 में वापस एक चेंज हो गया। तो वो इसकी तरह मतलब चेंज कर दिया, अब नागरिक सुरक्षा संरक्षण अधिनियम बना दिया उसका नाम, ठीक है ना। तो ये था अनुच्छेद 17 संबंधित। अब देखिए अनुच्छेद 18 का मतलब है उपाधियों का अंत। उपाधियों का, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर उपाधि है तो उपाधि करेगा, होता ना कि भाई ये तो उपाधि है इसको नहीं रखना है ना, उपाधि करेगा, यानी उपाधि होना ही उपाधि यानी प्रॉब्लम उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, एक तरह से। तो इसलिए भारतीय शासन व्यवस्था में संविधान के द्वारा ये एक अधिकार दे दिया गया, ये एक तरह की व्यवस्था कर दी गई, ठीक है ना। तो मूल अधिकार में अनुच्छेद जो 18 है वो कहता है उपाधियों का अंत करना चाहिए। यानी पहले राजा महाराजाओं के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा जो नई अलग अलग उपाधियाँ दी जाती थी, वे उपाधियाँ जब किसी व्यक्ति को दी जाती है तो एक जो जिसको दी जाती है वो वीआईपी पर्सन हो जाता है और बाकी नॉर्मल। तो इस तरह समाज में वो और उनके बीच भेदभाव आ जाता है, उच्च नीच का भेदभाव आ जाता है। तो इसीलिए भारतीय संविधान ने क्या कहा कि उपाधि रखना ही नहीं है तो उपाधि होगी नहीं, उपाधि रखना ही नहीं तो उपाधि होगी नहीं। तो इसलिए उपाधियों का अंत किया गया। लेकिन अभी ध्यान रखना है कि शिक्षा, ध्यान रखेंगे, शिक्षा और विज्ञान संबंधित जो उपलब्धियां हैं वह दी जा सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आ जाता है, आप ध्यान रखेंगे। शिक्षा एवं विज्ञान संबंधी उपाधि में छूट है। तो ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न आ सकता है उपाधियों का अंत है तो क्या सभी तरह की उपाधियों का बिल्कुल भी अंत ना किया गया। तो ये ध्यान रखना है कि शिक्षा से जुड़ी, शिक्षा और विज्ञान से जुड़ी जो उपाधियां हैं, ठीक है ना, वे उनको छूट मिली है। इसके अलावा बाकी जो भी इस समाज में भेदभाव करती है ऐसी उपाधियों का अंत किया गया है। और इसके अलावा अब ये आ जाए कि भाई बाहर से कोई जैसे बार बार देखा होगा जिसको अपने भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ये उपाधियाँ दी गई, किसी सेलिब्रिटी को ये उपाधि दी गई, तो वो उपाधि ग्रहण करेगा उससे पहले उसे भारत के राष्ट्रपति से पूछना होगा। वह भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेगा कि भाई इस देश से मुझे उपाधि दी जा रही है, मैं इसको लूँ या नहीं लूँ। तो ये इस तरह से व्यवस्था की गई कि ताकि समाज में भेदभाव न हो और ये उपाधियों का अंत है। और ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए ये तो आपको समझ में आ गया समानता का अधिकार कौन कौन सी समानता है और देश में स्थापित करता है। तो ये अनुच्छेद 14 से 18 तक ये जो है वह आ जाती है समानता से संबंधित। समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि वैसे बड़े बड़े होते हैं लेकिन शॉर्ट में आप इस तरह से लिख सकते हैं। आपको इस तरह से अगर लिखा होगा ना तो लिख के अगर कहीं चिपका भी दोगे तो तुरंत याद करने में ईजी रहेगा, क्योंकि ये सिंपल से आ जाता है। 18 क्या है 17 क्या है तो सिंपल से याद भी हो जाएगा ये लिखा हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब आ जाते हैं अनुच्छेद या दूसरा जो हम कहें कि अधिकार कौन सा है, तो दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। और ये आप ध्यान रखेंगे, ये अनुच्छेद इसका जो दिया हुआ है कि कौन से अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता का अधिकार है, तो आप ध्यान रखेंगे कंटिन्यू। इसके बाद आता है 19 से लेकर 22 तक। 19 से लेकर जो 22 तक हैं वो हैं स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित। अब एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि अनुच्छेद 19, ये प्रश्न बार बार आया हुआ है और इसलिए मैं वापस यहाँ पे आपको ये भी कह रहा हूँ कि इसको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 19 के द्वारा व्यक्तियों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब देखो मैं पूरे से बताऊंगा भाई 19 से 22 के बीच कौन कौन सी मतलब अधिकार है जो प्राप्त हुए हैं, लेकिन अब ध्यान रखना
अनुच्छेद 19 के द्वारा व्यक्ति को कितनी, यानी संविधान के अंतर्गत कितनी व्यवस्था या कितनी जो स्वतंत्रता है वो व्यक्ति को दी गई अनुच्छेद 19 के तहत, वो आप ध्यान रखेंगे। 6 जो 6 है वह यहाँ पे ध्यान रखना, अनुच्छेद 19 के द्वारा व्यक्ति को दी गई स्वतंत्रता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना है। अब देखिए हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये बात कर लेते हैं कि इसमें 7 थी, अनुच्छेद 19 के द्वारा व्यक्ति को दी हुई स्वतंत्रता कितनी थी, 7 थी। लेकिन एक ध्यान रखें, संपत्ति को लेकर जो स्वतंत्रता थी उसको हटा दिया गया। उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और हटाए जाने से यानी वो संपत्ति का जो अधिकार हटाना, तो उसका एक संपत्ति की स्वतंत्रता भी थी जो इसके साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन वह 44वें संविधान संशोधन 1978 को हटा दी गई। तो जब वो यहाँ पे समझना है कि जब वो स्वतंत्रता हटा दी गई स्वतंत्रता संपत्ति की, तो इस तरह से अब वर्तमान में अनुच्छेद 19 के द्वारा कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है, 6। ठीक है ना। अब 6 कौन कौन सी है, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहले अंग्रेजों के समय में कुछ भी अपने मन के विचार या अपने खुद के विचार है वो समाज के सामने हम बोल नहीं पाते थे, क्योंकि आज़ाद नहीं था। एक तरह से राजा महाराजाओं के टाइम पे भी देखें तो ये अभिव्यक्ति की पूरी तरह आज़ादी नहीं थी, लेकिन एक संविधान है, वो लोकतांत्रिक संविधान है, तो सबको बराबर का हक है, सबको अपना व्यक्तित्व विकास करना बराबर हक है। तो अपने विचार, अपने जो अभिव्यक्ति है वो पूरी तरह से वो कर सकता है। समाज में जो अपना सम्मेलन संगठन बनाना चाहता है उसकी आज़ादी रहती है। तो ये आ जाता है कि अनुच्छेद 19 के द्वारा कितनी स्वतंत्रता 6, और 6 में पहले ये विचार एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह भारतीय संविधान द्वारा एक अधिकार के रूप में दी गई है, और इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखिए कि दूसरी कौन सी है, तो ध्यान रखें अस्त्र शस्त्र रहित। दूसरा ध्यान रखें आप, अस्त्र शस्त्र रहित एवं शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की। तो अब ध्यान रखिए, दूसरी जो स्वतंत्रता है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं होना चाहिए और वह किसी भी सम्मेलन में मतलब कहने का मतलब है कि हथियार लेकर आप समाज में घूम नहीं सकते, और हथियार लेकर आप किसी भी सम्मेलन में उपस्थित होने के हकदार नहीं हैं। तो यहाँ पे यही कहा है, अस्त्र शस्त्र रहित, यानी बिना किसी हथियार अस्त्र शस्त्र के आप किसी भी मतलब अपने जो सम्मेलन है उसको शांतिपूर्ण सम्मेलन के रूप आप उसमें भाग ले सकते हो। तो अस्त्र शस्त्र के बारे में यही कहा गया है कि सम्मेलन होना है शांतिपूर्ण, कोई बात हो रही है, जैसे आप समझ लीजिए अपने जलियांवाला हत्याकांड भाग हुआ था, तो वहाँ पर वे शांतिपूर्ण वार्ता करने के लिए इकट्ठित हुए थे, लेकिन वहाँ पे अंग्रेजों का राज था तो उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चला दी डायर ने। तो वो इस तरह से भारतीय संविधान में पूरी तरह से छूट है, लेकिन हथियार लेके आप सम्मेलन नहीं कर सकते, ये एक और समाज में खुले तौर पे हथियार लेके घूमने की आज़ादी नहीं है। तो इस तरह से अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, कुछ धर्म के आधार पर व्यक्तियों को छूट दी गई है। धर्म के आधार पर, जैसे अपने सिख धर्म में तो उनके एक धार्मिक अधिकार होता है कि वो कटार लेके घूमते हैं, तो एक हथियार की तरह, लेकिन वो उनका एक आदर्श उनके साथ होना चाहिए। तो इस तरह से ये उनको छूट दी गई धर्म के मामले में कि भाई वो कटार धारण कर सकते हैं, ठीक है ना, वो इनसे अलग आ जाता है। तो ये है अस्त्र शस्त्र रहित जो शांतिपूर्ण सम्मेलन की जो स्वतंत्रता है वह आ जाती है अनुच्छेद 19 के अंदर। दूसरी, अब तीसरी है समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। समुदाय एवं संघ के निर्माण, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता है। हमें पहले एक तरह से उस समय ना तो किसी को समुदाय या किसी को इकट्ठा होने दिया जाता था, क्योंकि उनको डर था कि कुछ आंदोलन या मतलब समस्या पैदा न हो जाए। लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान व्यवस्था में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या जाति है वह अपना समुदाय या अपना संघ बना सकती है। इसके मामले में पूरी छूट है, वह कहीं पे भी किसी भी तरह के समुदाय को बढ़ावा दे सकती है, इसके मामले में उन्हें छूट दी गई है। तो ये आ जाते हैं अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं में। यहाँ पे तीसरी स्वतंत्रता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है भारतीय राज्य क्षेत्र में आबाद निवास की स्वतंत्रता।
भारतीय राज्य क्षेत्र में आबाद की स्वतंत्रता, यानी आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, इसकी आपको क्या दी गई है, आज़ादी दी गई है, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि भाई जहाँ पे प्रतिषेध मतलब एंट्री निषेध है, नो एंट्री, आप वहाँ पे भी घुस जाओ तो वो अपराध कहलाएगा। इसके अलावा आप कहा गया है कि भारत के किसी भी राज्य में आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, घूम सकते हैं, ठीक है ना। आबाद यानी कोई रोक टोक नहीं कर सकता। ये जो भारत में किसी भी क्षेत्र में आपको घूमने की जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, वह अनुच्छेद 19 के द्वारा चौथी स्वतंत्रता आ जाती है कि भारत के आप किसी भी राज्य क्षेत्र में आबाद रूप से स्वतंत्र विचरण कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वृत्ति। आप ध्यान रखेंगे, भारतीय राज्य क्षेत्र के बाद आप नेक्स्ट ध्यान रखना अपनी स्वतंत्रता है वृत्ति यानी कहने का मतलब कामकाज, ठीक है ना। वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। वृत्ति, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि वृत्ति, आजीविका एवं कारोबार की स्वतंत्रता। अब इसको ध्यान रखना आपको वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, पहले आप ध्यान रखेंगे, अगर पहले जैसे बहुत में पहले यही था कि अगर पिता कोई काम कर रहा है सिलाई का तो पुत्र भी वही करेगा, उसको आज़ादी नहीं थी किसी दूसरा कोई काम करने की अपनी योग्यता के अनुसार। वर्तमान में कहा गया है कि किसी भी आधार पर किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है, जो व्यक्ति समाज में जैसा काम करना चाहता है उसकी छूट है, लेकिन गलत काम करने की छूट नहीं है। जैसे आप तो कह दो कि मैं तस्करी में लग जाऊं, मैं ड्रग्स वगैरह सप्लाई कर दूं, तो ये व्यापार की आपको छूट नहीं है, क्योंकि समाज में इसका निषेध है, इसलिए कहा गया है। इसके अलावा वृत्ति या आजीविका और कारोबार की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार कर दी, कोई भी काम कर दीजिए, आपको कोई भी रोक टोक नहीं होगी, लेकिन समाज का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की जो स्वतंत्रता है, व्यापार और वृत्ति करने की, जो कारोबार करने की जो स्वतंत्रता है, वो आ जाती है अनुच्छेद अपने 19 के अंदर 5वीं स्वतंत्रता, ठीक है ना। नेक्स्ट इसी तरह हम आगे देख रहे हैं, तो ध्यान रखिए हम इसकी तरह समझ गए। अब नेक्स्ट जो अपने है स्वतंत्रता के बारे में हम बात करें तो वो है कि न्यायालय के द्वारा, यानी जो व्यवस्था है वो दी गई है। अब जो छठी स्वतंत्रता है वो यहाँ पे आ जाती है कि समाज में एक व्यवस्थित समुदाय के साथ साथ एक व्यवस्थित संस्कृति का निर्माण करने की स्वतंत्रता होती है। तो इस तरह से अपने ये देख ली कि अपने जो अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रता दी गई है व्यक्तियों को, वो 6 स्वतंत्रता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद हम आ जाते हैं अनुच्छेद 20 के अंदर। तो 20 क्या है, तो देखिए अनुच्छेद 20 है वह क्या स्वतंत्रता का प्रावधान करता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 20 में कहा गया कि अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, अपराध की विषय में संरक्षण, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, अपराध की दोष सिद्धि में या दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण दिया गया है। तो अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति जिसने एक मतलब कोई अपराध किया तो उसको उसी अपराध की दोबारा है वो सजा नहीं हो सकती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, अनुच्छेद 20 में किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उससे अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन किया हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब तक उस अपराधी को तब तक मतलब उस व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक उसके खिलाफ न्यायालय में उसे अपराधी घोषित नहीं किया जाए, ठीक है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसलिए इसको ध्यान रखना जरूरी है कि कोई भी अपराधी है जो उसको संरक्षण कब तक दिया जाएगा, जब तक कि उसके खिलाफ अपराध नहीं हो जाता, उसको अपराधी नहीं माना जाए, ये उसका अधिकार होता है। अब देखिए आगे अनुच्छेद 21, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इसको ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम में मुझे लग रहा है कि ये वाला आ सकता है, क्योंकि इसमें पहले ही मैं आपको बता दूं प्राण और देह की स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का
अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब ये राज्य के द्वारा या फिर देश के द्वारा जब कभी आपातकाल या से अशांति होती है तो आपके अधिकार है वो सीमित किए जाते हैं, लेकिन कौन सा अधिकार है वो आपातकाल में भी आपसे नहीं छीना जाएगा, या उस पर कोई भी राज्य है वो या संसद है वो उस पर अपने कोई नए कानून या उसको प्रतिबंधित नहीं कर सकती। तो वो आप ध्यान रखना। अनुच्छेद 21 प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आपको किसी भी कंडीशन में आपको अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार, इस पर सरकार कैसे भी आपदा कोई आए तो ये अधिकार आपसे नहीं छीना जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 21 के द्वारा, और ये इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखेंगे। और इसको इसको मतलब जो जैसे मैं कह रहा हूँ कि पहले क्या था कि जब इसको मैं यहाँ पे सीधा ही बता देता हूँ कि अपने संशोधन हुआ था संविधान में जो संशोधन हुआ, संशोधन 44वां, और ये 44वां संविधान संशोधन हुआ ना 1978 और 19 के आसपास। तो इसके द्वारा इसको और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया गया और कहा कि अब आपातकाल के अंतर्गत, यानी राष्ट्रीय आपातकाल या अशांति वगैरह जो भी है, फिर भी आपका ये अधिकार है वो आपसे नहीं छीना जाएगा, कम नहीं किया जाएगा। क्योंकि इसके अलावा बाकी क्या है, जब भी आपातकाल वगैरह होती है तो थोड़ा इसको कम या नियंत्रित या किए जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 21 के तहत आपको जो अधिकार मिला है उसे कहीं भी किसी भी सूरत में सीमित या नियंत्रित नहीं किया जाएगा, पूरी तरह से आपका अधिकार रहेगा। इसको ज़्यादा और महत्व दिया गया, यानी कहा कि ये अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये उसके तहत संशोधन किया। संशोधन 44 संशोधन 1978 हुआ था, तब कहा कि अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा व्यक्ति के लिए जब आपातकाल हो फिर भी। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा दूसरा देखिए, जो हाल ही में इसको अब एक अधिकार की श्रेणी के रूप में जोड़ा गया है, हाल ही में मतलब थोड़ा टाइम हुआ है, वो है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 से ये प्रश्न आया है, बहुत बार आया है, और आप ध्यान रखेंगे ये क्या है। ठीक है ना, अनुच्छेद 21 है शिक्षा का अधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना, कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्तियों मतलब उनके शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 क है, वह कहता है कि किसी भी जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन सभी को बालकों को विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसके द्वारा 6 से लेके 14 वर्ष तक उम्र के जो बालक है, उम्र के बालकों को विधि यानी कानून द्वारा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ठीक है ना, ये आपको इम्पोर्टेंट और ध्यान रखना है कि कौन सा अनुच्छेद है, यानी कौन सा अधिकार जो आपको मिला। ये पता है कि शिक्षा का अधिकार मिला है, ठीक है ना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, इनको निःशुल्क राज्य के द्वारा शिक्षा है वो प्रदान करवाई जाएगी, और ये उनका अधिकार हो गया। किनका? उन बच्चों का जो 6 से 14 वर्ष तक के हैं। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि ये निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है जो अनुच्छेद 21 क में वर्णित किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है और बहुत बार आया हुआ है, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब आ जाता है अनुच्छेद 22 कि भाई अनुच्छेद 22 से वो किससे संबंधित है, प्रश्न आ सकता है। तो ध्यान रखना है, बंदीकरण की व्यवस्था में संरक्षण, बंदीकरण की व्यवस्था में संरक्षण। अब इसको ध्यान रखेंगे आप, जो मैं बता रहा हूँ कि बंदीकरण का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है जिसको किसी धारा या कोई उल्लंघन के रूप में बंद कर दिया जेल में, तो बंद करने के बाद भी इम्पोर्टेंट और ध्यान रखना कि बंदीकरण किए जाने के बाद भी संरक्षण है, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसको अधिकार के तौर पे माना गया है। तो अनुच्छेद 22 में इसकी तरह व्यवस्था की गई है, जैसे किसी व्यक्ति को बंदी कर दिया, अब जेल में बंदी कर दिया, तो उसके फिर क्या अधिकार होंगे? तो अधिकार ये होंगे कि उसको निश्चित समय पर न्यायालय में पेश करना होगा, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसे न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। क्यों? जो कि बंदी व्यक्ति है, जब उसका अपराध उसके खिलाफ सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे अपने संरक्षण का अधिकार होगा। तो इसके लिए उसे ये
व्यवस्था कर दी गई है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान रखना है। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं और उनमें कहा गया है कि अपराध के बारे में अथवा बंदी बनाए जाने के कारणों को बताए बिना व्यक्ति को अधिक समय तक बंदी गृह में न रखा जाए और अगर वह उसको कारण बता दिया फिर भी 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के सामने या निकट उसे पेश करना होगा, अन्यथा ये उसके संरक्षण का क्या किया जा सकता है, अधिकार उल्लंघन हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब एक जो बार बार एग्जाम में आया हुआ है वो है निवारक निरोध। निवारक निरोध क्या है और वह किसके तहत, यानी अनुच्छेद 22 के अंदर वो आता है। अब यहाँ पे तो जैसे क्या कहा, अभी ध्यान रखना है, यहाँ पे भी क्या कहा था कि अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है तो उस बंदी बनाए जाने से पहले उसे बंदी क्यों पकड़ रहे तो उसका कारण बताना है। दूसरा कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के सामने पेश करना होगा। ये यहाँ पे इस व्यक्ति के बंदी बनाए जाने के उपरांत के संरक्षण का प्रावधान किया गया अपराध करने के बाद। लेकिन अनुच्छेद 22 में एक और आता है, ठीक है ना, निवारक निरोध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप समझ लीजिए, मैं यहाँ पे ऊपर ही आपको समझा देता हूँ। पूरा बाद में मिटाएंगे, आप यहाँ पे देख लीजिए पहले। तो देखिए जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, अनुच्छेद 22 के द्वारा ही आता है निवारक निरोध। इसका मतलब होता है कि भाई कोई व्यक्ति, और इसका पहले समझा ही देता हूँ यहाँ पे ध्यान रखिए, किसी व्यक्ति को अपराध करने से बचाने के लिए बिना कानूनी या न्यायिक प्रक्रिया के नजरबंद या नजरबंदी किया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से बचाने के लिए या अपराध करने से पूर्व यानी जैसे सरकार को लग गया या अपनी जो शासन व्यवस्था उसको लग गया कि ये व्यक्ति है वो कुछ अव्यवस्था कर सकता है, कुछ कानूनी यानी किसी कानूनी या अपराध के अंदर वो फंस सकता है, अपराध करने वाला है, जब सरकार को ये विदित हो जाए तो इसलिए सरकार उसे व्यक्ति को उसे बचाने के लिए बिना कानूनी प्रक्रिया के, जैसे क्या होता है, जैसे अभी जेल में डालेंगे तो उसे कारण बताना पड़ता है, फिर न्यायालय में उसके खिलाफ केस फाइल होगा, तब उसे अपराध अगर होगा यानी अपराध करने के बाद तब उसको जेल में डाला जाता है, तब तो अपराध करता है, यानी बम फोड़ देता है, लोगों को मार देता है, अव्यवस्था कर देता है। इसके बाद जब वो जेल में जाता है तो सरकार के द्वारा एक नई व्यवस्था बना दी गई संसद के द्वारा कि भाई इतनी घटना हो जा रही है, हमें पता है कि व्यक्ति करने वाला है गड़बड़, तो इसको पहले क्यों ना जेल में डाल दिया जाए, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखना है कि सरकार को ये लग जाए कि भाई ये फलाना व्यक्ति है वो कुछ अव्यवस्था कर सकता है, तो अपराध करने से पूर्व ही उसे बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के कि भाई वकील लाना, जेल में डालना, न्यायालय में डालना, एक 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना है, ये कोई प्रक्रिया नहीं होगी, सीधा जेल में डाल दो। जैसे अभी कश्मीर में धारा 370 हटी थी, तो इस धारा के तहत आपको ध्यान रखना है, जो अनुच्छेद इसकी धारा जो 15 इसकी तरह हटा था, तब क्या हुआ कि वहाँ के कुछ व्यक्ति थे, जैसे अमर अब्दुल्ला ऐसा कोई नाम है, वो मुझे अच्छी याद नहीं है, वही है अमर अब्दुल्ला या अब्दुल्ला ही है। तो वो क्या कर सकता था, वहाँ पे संगठन बना के इस सुविधा यानी जो धारा हटाई जा रही थी इसके विरोध में लोगों को भड़काने की आशंका थी उस व्यक्ति के बारे में कि भाई एक ये जो धारा है वो 370 शांतिपूर्ण हट जाए। देश में ये एक बहुत बड़ा क्रांति मतलब एक आंदोलन कह सकते हैं या उपद्रव होने वाला था। तो इस व्यक्ति के द्वारा जब सरकार को लगा तो इस व्यक्ति को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के सीधा घर में नज़रबंद कर दिया, 6 महीने तक उसको या 4 महीने तक घर के अंदर ही रखा, जिससे क्या हुआ कि उसको जो गलत करने की आशंका थी वो गलत हुआ ही नहीं, क्योंकि वह लोगों को भड़का सकता था। तो इसलिए उसे भाई जेल में मतलब नज़रबंद कर दिया, तो उसे वापस न्यायालय के सामने पेश करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसको कौन सी
विधि के तहत डाला गया था अंदर निवारक निरोध। तो निवारक निरोध का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो अपराध करने वाला होता है उसे अपराध करने से पूर्व ही नज़रबंद कर दिया जाता है बिना कानूनी प्रक्रिया के। तो अब यहाँ पे इसकी आलोचना भी की है बहुत जनों ने, अधिकार की जो मान्यता है उन्होंने, कि भाई जब इस तरह से आप व्यक्ति को बंदी कर रहे हैं तब तो उस व्यक्ति के अधिकारों का क्या मतलब जो उसे अधिकार मिले हैं। तो अब इसमें इसकी कहीं आलोचना भी है, कोई पक्ष भी है, लेकिन वर्तमान में जिस तरह का देश है तो उस व्यवस्था में अगर किसी को कानूनी व्यवस्था के प्रक्रिया के अंदर बंद करेंगे तब तक तो वो जो गलत करना है वो कर लेता है, बम फोड़ देता है, लोगों को मार देगा, तब उसको जेल में डालेंगे। इससे पहले ही उसको जेल में बंद कर दिया जाए तो ये एक सही रहता है। तो इसलिए इसको वर्तमान में सरकार है वह इसका उपयोग करती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कोई जो वर्तमान सरकार है वो अपने स्वार्थ के लिए भी इसका उपयोग कर लेती है। तो ये था निवारक निरोध जिसके तहत व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है। समझ में आ गया होगा। इसलिए अब नेक्स्ट मैं आगे आपको बताता हूँ कि अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट जो अपना है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो इतना बड़ा हो रहा है, मैं इतना टाइम ले रहा हूँ, अपलोडिंग में भी टाइम लगेगा, लेकिन आपको इससे संबंध में कोई डाउट है वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट हो गया और अच्छे वीडियो हैं मतलब और अच्छे लेसन है वो यहाँ पे लेके आऊँ ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आ जाता है तीसरा जो अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना। और ये है अनुच्छेद, ध्यान रखेंगे 23-24। अनुच्छेद 23 और 24 है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध क्या है अधिकार, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए अनुच्छेद 23 क्या कहता है। अनुच्छेद 23, तो 23 ध्यान रखना है कि मानव की या हम कह सकते हैं मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक, क्रय विक्रय व बेगार पर रोक। अब ये आ जाता है अनुच्छेद 23 के अनुसार कि भाई पहले क्या था कि पहले मनुष्यों का व्यापार होता था, यानी किसी को मनुष्य को लोगों को खरीदना बेचना, यानी मानव तस्करी की जो व्यवस्था थी वह अब गैर कानूनी है और इसको रोक दिया गया है। मानव यानी किसी व्यक्ति का बेचान नहीं किया जा सकता और ये इस व्यक्ति का अधिकार हो जाता है अनुच्छेद 23 के द्वारा। मनुष्य से क्रय विक्रय यानी मनुष्य का क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा, मनुष्य का क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ बेगार पर रोक। पहले क्या था कि राजा महाराजा यहाँ पे अंग्रेजों के समय किसी भी व्यक्ति को या उससे किसी भी व्यक्ति से काम लिया जाता था फ्री में कि भाई तू ये काम कर ले, वो काम कर ले, ये कर ले, ठीक है ना। लेकिन उसके बदले उसको मेहनत आना यानी मेहनत के रूप में उससे पैसे भुगतान नहीं किया जाता था। तो फ्री में जब किसी से काम लिया जाता है तो वो बेगार कहलाता है। तो ये इस तरह से उस व्यक्ति का शोषण होता है। तब संविधान ने ये एक और व्यवस्था कर दी कि मनुष्य का न तो व्यापार किया जाएगा और न ही मनुष्य से बेगारी यानी एक तरह से निःशुल्क काम लिया जाएगा। ये एक तरह से किया जाना दंडनीय अपराध है और उस व्यक्ति को ये संरक्षण दिया गया है। तो वो आ जाता है अनुच्छेद 23 के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 आपको ध्यान रखना 6 से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के जो बालक हैं, उम्र के बालकों से आपको ये इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्जाम में ज़्यादातर आता रहता है, ठीक है ना। तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट और ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 से 14 वर्ष तक उम्र के बालकों से श्रम नहीं करवाया जाएगा। क्या नहीं करवाया जाएगा? श्रम नहीं करवाया जाएगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 6 से 14 वर्ष उम्र के बालकों से श्रम नहीं करवाया जाए। अब देखो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है यहाँ पे वापिस कि अनुच्छेद 24 के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बालकों से श्रम यानी बाला श्रम का निषेध है। क्या है? बाला श्रम का निषेध है। यानी किसी भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फैक्ट्री पर, दुकान पर, कारखाने में कहीं पे भी नहीं लगाया जाएगा क्योंकि बच्चे का ये अधिकार होता है कि वह 6 से 14 वर्ष तक है वह अपना
विकास कर सके, ठीक है ना। तो इसलिए उसे किसी भी मेहनत के काम पे नहीं लगाया जाएगा, ये उसकी उन्नति का समय है, इसलिए उससे ये काम नहीं करवाया जाएगा। तो हम देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी 25 से लेकर 28 तक, 25 से लेकर 28 तक भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है वह धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए अधिकार है और ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखेंगे भाई अनुच्छेद 25 में क्या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 25 में क्या प्रावधान किया है तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि हम ये भी बात करें तो अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म है वो अपना सकता है और किसी भी धर्म के विचार को अपना सकता है, किसी भी धर्म या व्यवस्था के अनुसार अपने व्यवहार या आचरण को बदल सकता है, उसे अपने अंतःकरण अपने अनुसार अपने मन से अपने आत्मा दिल से वह किसी भी धर्म के प्रति आस्था प्रकट कर सकता है, उनके विचार को अपना सकता है। तो ये धर्म के मामले में उसे खुद की स्वाभाविक जो छूट मिली हुई है, ठीक है ना, वो कहलाती है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। और ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आता रहता है कि भाई कोई व्यक्ति किसी और धर्म को अपनाए तो क्या यह अपराध होगा? नहीं, वह उसे पूरी तरह से छूट दी गई है, यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। भाई वो कोई भी विचार किसी भी धर्म को अपनाए या कोई भी करे तो इसके लिए उसे कोई भी है वो कानूनी दंड या प्रावधान नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह अनुच्छेद 26 आपको धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये जैसे जो व्यक्ति है वो जैसे समझ लीजिए कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी अपने धर्म से है, तो अपने धर्म के प्रति वह कुछ भी व्यवस्था कर सकता है, ठीक है ना। एक अलग संस्था की तरह एक संस्था बना सकता है, उनके लोगों के लिए कल्याण की बात कर सकता है, अपने धर्म के मामले में सुधार कर सकता है। तो इसके लिए वह कोई भी व्यवस्था कर सकता है। तो धर्म के मामले में उस व्यक्ति को छूट है, लेकिन किसी भी दूसरे धर्म के प्रति वो गतिरोध या कह सकते हैं कि समस्या उत्पन्न करने का अधिकार नहीं, अपने धर्म के मामले में वो व्यवस्था कर सकता है। तो ये अनुच्छेद आ जाता 26। अब देखिए अनुच्छेद हम बात करें यहाँ पे अनुच्छेद 27, ये धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। अब इसमें क्या व्यवस्था दी गई तो आपको ध्यान रखना है कि धार्मिक मामलों में यानी धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की छूट। धार्मिक मामलों में यानी समझ लीजिए कोई धर्म के मामले में कोई कार्य करना है, ठीक है ना, तो आपको सिंपल से यहाँ पे ध्यान रखना है कि धर्म यानी धार्मिक व्यय के लिए, यहाँ पे हम लिखेंगे समझेंगे आपको कि धार्मिक व्यय के लिए, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, तो ध्यान रखना है धार्मिक व्यय के लिए निश्चित छूट, यानी जो निश्चित छूट किसमें निश्चित छूट, जो जैसे कर प्रणाली है, तो धार्मिक मामलों में कोई अपना काम कर रहा है, मतलब कहने का मतलब धर्म के लिए कोई अच्छा करने का कर रहा है, तो उसके लिए पैसे वगैरह खर्च कर रहा है, तो इसमें कुछ निश्चित है वो छूट दी जाएगी कर में। भारतीय संविधान द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि कोई अपने धर्म के मामले में कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसकी धार्मिक मामलों में उसे छूट दी जाएगी, उसे अपने कार्य करने के लिए उसे उसी अकॉर्डिंग कार्य नहीं लिया जाएगा जैसे दूसरे व्यापार के लिए दिया जाता है। तो ये धर्म के मामले कोई रुपए खर्च कर रहा है तो इसी धार्मिक स्वतंत्रता का एक अधिकार के तहत उसे थोड़ी छूट मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपने आपने बात करें अनुच्छेद 27 के अनुसार धार्मिक मामलों में क्या है जो छूट है वो। नेक्स्ट देखना है अपन राजकीय शिक्षा संस्था, राजकीय शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा निर्देश। आप अनुच्छेद है ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ध्यान रखना, ये प्रश्न आता रहता है कि राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर निषेध, ये इंपॉर्टेंट और इसको ध्यान रखना आप, ये प्रश्न आता रहता है, ठीक है ना, क्योंकि ये पूछा गया है कि भाई कोई धर्म कोई हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म के, तो वो अगर किसी राजकीय विद्यालय स्कूल में अगर धर्म की शिक्षा दे, किसकी शिक्षा दे, धर्म की, तो क्या लीगल है? नहीं। आप राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धर्म किसी विशेष धर्म की कोई विशेष शिक्षा का मतलब शिक्षा है वो नहीं दे सकते, तो किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि पहले ही भारतीय संविधान ने अपने अपने भारत देश को क्या माना है
धर्मनिरपेक्ष, तो धर्म के मामले में वो भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी धर्म के मामले में विशेष व्यवस्था नहीं करेगा, सभी के लिए बराबर है। तो राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर निर्देश है, ये अनुच्छेद 28 के अनुसार व्यवस्था की गई है। तो अब ये समझ में आ गया होगा धार्मिक शिक्षा के तौर पे क्या-क्या अधिकार मिलने चाहिए, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए हम आ जाते हैं पांचवा जो अधिकार है वो यहाँ पे आप देखिए, पांचवा जो है वो आपको ध्यान रखना है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और ये आ जाता है अनुच्छेद 29 और 30, ठीक है ना। शिक्षा व संस्कृति के संदर्भ में कुछ अधिकारों का प्रावधान किया है, तो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रश्न बार बार आया हुआ है और ये आ भी सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 29 के अनुसार आप ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 29 और 30 में ये प्रावधान किया गया कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है, ठीक है ना। तो ये व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसी के बारे में ये व्यवस्था भी की गई है कि किसी भी व्यक्ति को, यानी अनुच्छेद 29 की बात करें, नागरिक को अपना धर्म, शिक्षा, लिपि को एवं संरक्षण का अधिकार है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि कोई विशेष धर्म है, छोटी जैसे जैन धर्म ही है, तो वो भारत में लगभग 1% ही है, तो उनकी जो धर्म, उनकी जो शिक्षा, संस्कृति, जो लिपि है, ठीक है ना, उनकी जो संस्कृति, जो व्यवहार है, वह उसे सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। धर्म, उन्हें अपनी संस्कृति और शिक्षा के संदर्भ में जो अधिकार है वो यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कोई, क्योंकि कोई धर्म में वो अल्पसंख्यक है, तो क्या उनकी संस्कृति, जो लिपि है, वो समाप्त हो जाएगी? क्या दूसरों की संस्कृति को अपनाना पड़ेगा जो ज़्यादा मात्रा में? नहीं, तो उनकी खुद की मतलब कम संख्या में, तो उनकी संस्कृति, शिक्षा संबंधी जो अधिकार है उनको पूरी छूट दी गई है, ठीक है ना, कि वे अपनी लिपि, संस्कृति और धर्म के मामले में जो रीति रिवाज है वह उनके संरक्षण कर सकते हैं, उनको बढ़ावा दे सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है अनुच्छेद 29 और 30 में आपको ध्यान रखना है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है। तो आप ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 30 का मतलब है सभी अल्पसंख्यकों को अपने धर्म संबंधी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार, ये ध्यान रखेंगे आप। तो देखिए, सभी जो भारतीय साम्राज्य या समाज में, कह सकते भारत के देश में जो कुछ अल्पसंख्यक है, उनको अपने धर्म संबंधी यहाँ पे उनकी खुद की शिक्षा है, उनका धर्म है बढ़ाने की, या उनके धर्म में उन्नति करने के लिए उनको अपने धार्मिक शिक्षण संस्थाओं को खोलने का अधिकार है। लेकिन किसी दूसरे धर्म के जबरदस्ती या बच्चों को या उनको सिखाया नहीं जाएगा। अपने धर्म के लिए, अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए अपने धार्मिक शिक्षण संस्थाओं का वो स्थापना कर सकते हो, ये उनका अधिकार हो जाता है, ठीक है ना। तो ये था अपने शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अम्बेडकर ने कहा था कि भाई ये कौन सा अधिकार है, ये कौन सा अनुच्छेद है जिसको अगर निकाल दिया जाए संविधान से, संविधान शून्य हो जाता है। अम्बेडकर ने कहा था अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको यहाँ पे देखिए, छठा जो अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी इसका मतलब है कि न्यायालय द्वारा उपयुक्त अधिकारों
का संरक्षण किया जाएगा। यानी कहने का मतलब जितने भी जो अधिकार आपको मिले, जब हम अधिकार की बात करें तो अधिकारों को लेकर कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाए या सरकार या किसी व्यक्ति के द्वारा अपने आपके अधिकार है वो छीने जाए, तो आप यहाँ पे अनुच्छेद 32 मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 32 है ये, ठीक है ना। अनुच्छेद 32 ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 32 के द्वारा आपको ये अधिकार दिया गया है कि आपके ये अधिकार, कोई जो ऊपर लिखे गए अधिकार है, इनका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में शरण ले सकते हैं। न्यायालय में अपने सुरक्षा, अपने अधिकार को लेकर आप मांग कर सकते हैं कि मेरे अधिकार का हरण हो रहा है, मेरे अधिकारों की कमी हो रही है, तो आप उसे अपने अधिकारों की मांग के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। और ये संविधान ने आपको ये अधिकार दिया है अनुच्छेद 32 के तहत। और उच्चतम न्यायालय या जो न्यायिक व्यवस्था उसको कहा है कि आप व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करेंगे, व्यक्तियों से और राज्य की शासन व्यवस्थाओं से, ठीक है ना। तो यह जब कोई सरकार भी कोई गलत कानून बनाती है तो उन मूल अधिकारों के ऊपर तो न्यायालय उनके सरकार के कानून भी रद्द कर सकती है, क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय है उसको कहा गया है कि आप अधिकारों की रक्षा करें, और साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय है वह संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करता है। तो अनुच्छेद 32 से इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अंबेडकर जी ने तो इसके बारे में कहा था कि भाई अनुच्छेद 32 है वह भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा है। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि एग्जाम में आ जाता है कि अंबेडकर ने कौन से अनुच्छेद को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा का, अनुच्छेद 32, ठीक है ना। और ये भारतीय संविधान के लिए बहुत ही जरूरी सही है, क्योंकि इसके द्वारा बाकी सभी अधिकारों का संरक्षण होता है। और इसमें अब ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के द्वारा उच्चतम न्यायालय को अधिकारों की रक्षा के लिए, यहाँ कहने का मतलब ये है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा या जो न्यायिक व्यवस्था है उसके द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 5 रिट जारी करने का उसे अधिकार होता है। कितनी रिट? 5। इस तरह से आज का अपना ये टॉपिक यही खत्म हो जाता है। हम इसके आगे जो इंपॉर्टेंट है वो वीडियो लेके आऊँगा। तब तक इससे संबंधित अगर आपको कोई डाउट है, कोई समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि नया वीडियो आपको तुरंत मिल सके, ठीक है ना। तब तक के लिए पढ़िए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।